प्रिपरेशन, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान स्टडी के हवाले से। आज हम पास MCQ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि सर सैयद एडवोकेटेड, ये पास पेपर से उठाए गए हैं इसलिए पढ़ लें क्योंकि पास रिपीट होता है। ठीक है। इंक्लूजन ऑफ इंडियंस, यहाँ तक इसका मतलब ये है कि सर सैयद अहमद खान ने वकालत की इंडियन की इंक्लूजन की। कहाँ इंक्लूजन की? इनको कहाँ इंक्लूड किया जाए? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने इंडियंस का साइड लिया और कहा कि इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड करना चाहिए। इसका जिक्र उन्होंने किस किताब में किया था? इन हिज बुक। अपने किस किताब में किया था? उन्होंने इसका जिक्र किया था अपने कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। अपना जो उनका बुक था कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट, उनमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था। अब इसमें से दो सवाल बन सकते हैं। एक तो ये कि सैयद अहमद खान ने इंडियंस की वकालत जो की थी उनको इंक्लूड किया जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वो किस बुक में इस चीज़ का जिक्र किया? तो कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट में जिक्र किया है। और वो कब आई थी या बुक वो कब हुआ था? वो हुआ था 1860 में। तो इसके अंदर ही आपके दो MCQs बन गए। ठीक है। 1860 में सर सैयद अहमद खान ने इंडियंस की वकालत की थी कि उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। सेकंड हमारे पास है कि सर सैयद खान को फादर ऑफ मुस्लिम्स कहा जाता था। बल्कि किसने कहा था? फादर ऑफ मुस्लिम कहा था, बल्कि इंडियन मुस्लिम्स का फादर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उनका फादर कहा था। ठीक है। यहाँ इसको ये भी कहा जाता है कि मॉडर्न मुस्लिम्स का फादर कहा था। ठीक है। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, इसलिए दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सर सैयद अहमद खान को फादर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स या मॉडर्न मुस्लिम्स किसने कहा था? तो वो कहा था हाली ने। ठीक है। ये सवाल भी पास पेपर का है। तो फादर ऑफ इंडियन मुस्लिम या मॉडर्न मुस्लिम सर सैयद अहमद खान को किसने डिक्लेयर किया था? हाली ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड में है क्लीव। उसने जो अपने एक गैजेट में ये मैंडेटरी किया था, यानी कि एक डिसीजन दिया था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट ना दी जाए, यानी कि हायर एम्प्लॉयमेंट ना दी जाए। किस चीज़ से हायर एम्प्लॉयमेंट ना दी जाए? एक चपरासी या फिर जूनियर क्लर्क से हायर एम्प्लॉयमेंट ना दी जाए। That no Muslim shall be given employment, यानी किसी भी मुस्लिम को एम्प्लॉयमेंट ऐसी नहीं मिलनी चाहिए जो कि हायर हो किससे? चपरासी या फिर जूनियर क्लर्क से। यानी कि जूनियर क्लर्क और चपरासी से ज़्यादा बढ़ के मुस्लिम्स को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी, उन्होंने ये मैंडेटरी किया था। और इस बात को किसने रिकॉर्ड किया है, यानी कि इस बात के बारे में किसने बताया है? तो वो हैं हसन इस्फानी। ठीक है। हम पहले सवाल पाकिस्तान MCQs के पास लेक्चर्स कर चुके हैं। हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो आज तक बेसिक्स में आती रही हैं ना। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट किस्म के MCQs मुझे नज़र आए, तो थोड़ी सी डिटेल में, इसलिए मैं थोड़ी सी डिटेल वाले MCQs करवा रही हूँ। वो भी पास पेपर से उठा के करा रही हूँ, खुद से नहीं करवा रही। तो इसलिए पढ़ लें। थोड़े से आपको अजीब से लग रहे होंगे, डिफरेंट लग रहे होंगे, लेकिन इसको पढ़ लें कि इस तरह के MCQs आ सकते हैं। क्योंकि एक बार टेस्ट वो कैंसिल हो चुकी है, तो हो सकता है इस पर टेस्ट ज़्यादा मुश्किल आए। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम।
के नवाब सर सलीमुल्लाह खान। नवाब सर सलीमुल्लाह खान क्या थे? प्रेसिडेंट थे बंगाल के, प्रेसिडेंट थे बंगाल के। अब वो बंगाल के प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन कब थे ये सवाल आ सकता है। पहले तो ये सवाल आ सकता है नवाब सर सलीमुल्लाह खान कौन थे? तो वो प्रेसिडेंट थे बंगाल के। कब प्रेसिडेंट थे बंगाल के? वो थे 1912 में प्रेसिडेंट थे बंगाल के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर कौन सा था? 5। ओके, तो उसके बाद आता है जो मौलाना अब्दुल कलाम है। मौलाना अब्दुल कलाम, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनको इस तरह कहा जाता है। ठीक है, इनका जो पहला इशू था, जो पहला फर्स्ट इशू ऑफ मौलाना फर्स्ट इशू ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वो कौन सा था? पहला जो इशू आया हुआ था उनके साथ, वो कौन सा था? वो था अल हिला। उनके साथ जो पहला इशू था वो हुआ था, वो उसका नाम था अल हिला। और वो कब हुआ था? वो हुआ था 13 जुलाई 1912 में। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ जो पहला इशू हुआ था वो था अल हिला, और वो कब हुआ था? 13 जुलाई 1912 को। 1912 को अभी मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी, वो क्या हुई थी? 1912 पे नवाब सर सलीमुल्लाह खान जो थे प्रेसिडेंट थे बंगाल के, और 1912 में ही अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ फर्स्ट इशू हुआ था, जिसका नाम था अल हिला। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एट द एनुअल सेशन ऑफ, किसका एनुअल सेशन था? अंजुमन हिमायत इस्लाम। अंजुमन हिमायत इस्लाम प्रोग्राम का जो एनुअल सेशन था, ठीक है, उसमें जो हुआ था 1911 को। ठीक है, 1911 को जो अंजुमन हिमायत इस्लाम का लास्ट इशू था, एट द एनुअल सेशन था अंजुमन हिमायत इस्लाम का। ठीक है, वो कब था? 1911 को। एक सवाल तो ये बन गया हमारा। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ था? उसमें इकबाल की पोएम गाई गई थी। तो उस पोएम का नाम क्या था? ये पोएम का नाम पूछा जाता है, तो उस वक्त उन्होंने कौन सी पोएम रिसाइट की थी? उस वक्त कौन सी पोएम इकबाल की रिसाइट की गई थी? तो वो कौन सी थी? वो थी शिकवा नामी पोएम थी, जो एनुअल सेशन ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम में गाई गई थी, रिसाइट की गई थी। वो था 1911 में हुई थी। और इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन अगर हम लेना चाहें तो वो क्या है कि शिकवा पोएम जो है पब्लिश कब हुई थी? वो पब्लिश हुई थी 1909 में। ठीक है, पब्लिश हुई थी कब? 1909 में। शिकवा का नेक्स्ट वर्जन भी था, जिसका नाम था जवाब शिकवा। ठीक है, जवाब शिकवा वो कब पब्लिश हुई थी? वो पब्लिश हुई थी 1913 में। ठीक है, अच्छा, इस सवाल के ऑप्शन में मैंने देखा था कि जवाब शिकवा भी था, दूसरे पोएम्स भी थे। तो याद से शिकवा को टिक करना है, जवाब शिकवा को नहीं टिक करना है, क्योंकि उन्होंने शिकवा पोएम रिसाइट की थी, जवाब शिकवा नहीं की थी। नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 7, सर सुल्तान मोहम्मद शाह जो कौन थे? आगा खान। उनको और इस नाम से भी जाना जाता था। उनका नाम वैसे क्या था? आगा खान। ठीक है, सर आगा खान कह दे आप, या द आगा खान कह दे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने शिमला डिप्यूटेशन को हेड किया था। ठीक है, शिमला डिप्यूटेशन आप सबको पता होगा, अगर आप पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं, शिमला डिप्यूटेशन के बारे में सबको पता होगा, हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो शिमला डिप्यूटेशन को उन्होंने हेड किया था।
ठीक है। तो वो कब हेड किया था? कब हेड किया था? वो हुई थी 1906 में, सिमला रिवोल्यूशन हुई थी 1906 में, ठीक है। तो वो पहले हेड थे, सर आगा खान जो थे पहले हेड थे सिमला डेपुटेशन के, जो कि हुई थी 1906 में। तो उन्होंने उस वक्त सक्सेसफुली प्रेजेंट किया था मुस्लिम डिमांड्स को, ठीक है। मुस्लिम डिमांड्स को प्रेजेंट किया था, ठीक है। किससे पहले? लॉर्ड मिंटो से पहले। लॉर्ड मिंटो से पहले सर आगा खान यानी कि सर सुल्तान मोहम्मद ने जो है मुस्लिम्स के डिमांड्स को सिमला डेपुटेशन में अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया था लॉर्ड मिंटो से पहले, ठीक है। ये सवाल आ सकता है कि पहली, इसमें दो सवाल बन सकते हैं। एक तो ये कि सिमला डेपुटेशन कब हुई थी? 1906 में हुई थी। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि फर्स्ट सिमला डेपुटेशन के कौन थे प्रेसिडेंट, या बोले कि हेड कौन थे? तो वो सर आगा खान थे, इनका नाम है सर सुल्तान मोहम्मद शाह। इसके अलावा ये भी आ सकता है कि उन्होंने मुस्लिम की डिमांड को प्रेजेंट किया किससे पहले? लॉर्ड मिंटो से पहले, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 8 हमारे पास है इन द हिंदू कुश माउंटेन्स, all passes connect Pakistan with हिंदू कश माउंटेन के जो सारे पासेस है, जैसे खैबर पास होता है, अंजुमन पास होगा, ऐसे बहुत से पासेस हैं, वो सारे कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान को। किस कंट्री से कनेक्ट करते हैं, ये सवाल आता है। तो पाकिस्तान को कनेक्ट करते हैं वो अफ़गानिस्तान से, ठीक है। अफ़गानिस्तान से कनेक्ट करते हैं। हिंदू कश माउंटेन के सारे पासेस जो हैं पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करते हैं। ये सवाल इस तरह भी आता है और कभी कभी ऐसे भी आता है कि खैबर पास जो है कनेक्ट करता है पाकिस्तान को किस कंट्री से? तो अगेन अफ़गानिस्तान से कनेक्ट करता है, ठीक है। इस तरह से भी सवाल आ सकता है, तो याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। हमारे पास है नंबर 9 है रचना एंड बारी ड्वार्फ्स आर थिकली पॉपुलेटेड। अगर कभी सवाल आ जाए तो पाकिस्तान के कौन सा ड्वार्फ्स हैं जो थिकली पॉपुलेटेड हैं, तो वो है रचना और बारी, ठीक है। रचना और बारी जो हैं पाकिस्तान के थिकली पॉपुलेटेड ड्वार्फ्स हैं। अगर आपको ड्वार्फ का नहीं पता तो मैं बता दूं, ड्वार्फ बेसिकली वो लैंड होता है जो दो रिवर्स में, ये रिवर है, ठीक है, ये भी रिवर है, तो रिवर के बीच में जो लैंड होता है उसको ड्वार्फ बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको ड्वार्फ, आई होप कि आपको ड्वार्फ समझ आ गया होगा। रचना और बारी ड्वार्फ्स जो हैं वो थिकली पॉपुलेटेड हैं, और ड्वार्फ क्या होता है? दो रिवर्स के बीच में जो लैंड होती है उसको ड्वार्फ बोलते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 10 पे आते हैं कि लार्जेस्ट ड्वार्फ। अभी हमने थिकली पॉपुलेटेड ड्वार्फ पढ़े थे, रचना और बारी से पाकिस्तान के थिकली पॉपुलेटेड ड्वार्फ, ठीक है। अब लार्जेस्ट ड्वार्फ अगर पूछा जाए पाकिस्तान का, वो कौन सा है? लार्जेस्ट ड्वार्फ ऑफ पाकिस्तान, तो वो कौन सा है? वो है सिंध सागर ड्वार्फ जो है वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट ड्वार्फ है। कैसे? बाय एरिया वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट ड्वार्फ है, ठीक है। जो कि कहाँ लोकेटेड है? वो लोकेटेड है बिटवीन इंडस एंड झेलम रिवर्स, ठीक है। वो इंडस और झेलम रिवर के
बीच में लोकेटेड है, यहाँ पे इंडस है, यहाँ पे झेलम है, और बीच में जो लैंड है वो सिंध सागर दोआब है, जो कि पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट दोआब है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई और लेक्चर बनवाना हो तो भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद करूँगी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं होंगे। SPSC के टेस्ट 23 से स्टार्ट हो रहे हैं। इंशाल्लाह आपके टेस्ट अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।